हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली हमारा करंट अफेयर का सेशन डियर रात में 9 बजे हम लोग 8 बजे हम लोग ये डिस्कस करते हैं डेली की करंट अफेयर्स के बारे में। और जिन्होंने अभी तक 2021 का महामैराथन सेशन नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा। पूरे 2021 के करंट अफेयर को हमने केवल 10 क्लासेस में कंप्लीट किया डियर। एक भी क्वेश्चन आपका 2021 से करंट अफेयर से नहीं छूटेगा। टॉपिक वाइज हमने कवर किया है, जाकर जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा महामैराथन करंट अफेयर 2021 के रूप में। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम एवरीवन। जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं डियर आज का हमारा सेशन। याद रखिएगा, ऐ जिंदगी थोड़ा डूबूंगा मगर फिर से तैराऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर से जीत जाऊंगा। अगर ये साहस, अगर आपका हौसला इस तरह अगर बना हुआ है ना, तो लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी हार मिले, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपकी निगाहें सिर्फ जीत की तरफ होंगी। ठीक है, और जिंदगी में ऐसा कोई रास्ता जिसमें ऐसी कोई हिंड्रेंस, कोई स्ट्रगल नहीं है जो आपको आपके जीत तक पहुंचने तक रोक सके, आपके मंजिल तक पहुंचने को तक आपको रोक सके। तो आइए बढ़ते हैं डियर इसी के साथ आज के हमारे सेशन में। और आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के द्वारा कहाँ के राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा कहाँ के जो है आपके राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन किया गया डियर, तो ये किया गया है मुंबई राजभवन में। कहाँ पर? मुंबई राजभवन में जो है राष्ट्रपति के द्वारा दरबार हॉल का उद्घाटन किया गया था। याद रखिएगा, इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। और ये राजभवन कहाँ पर है? मुंबई में। मुंबई क्या है डियर? तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, शिवसेना से संबंधित हैं, ये भी याद रखिएगा। और मुंबई में ही आपका जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्याय सेवा बंदरगाह भी स्थित है। भारत की औद्योगिक राजधानी है आपकी महाराष्ट्र या मुंबई। औद्योगिक राजधानी के रूप में इसको जाना जाता है। मुंबई को याद रखिएगा, मुंबई से सारे तथ्य जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? यहाँ पर मुंबई राजभवन में जो है दरबार हॉल का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है डियर? तो ये मनाया जाता है आपका 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। याद रखिएगा, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है सिंजियांग किस देश में है जहां हो रहे नस्लीय और धार्मिक भेदभाव के लिए ILO ने संबंधित देश की निंदा की है। सिंजियांग जो है एक आपका प्रांत है, कौन से देश में है ये क्वेश्चन पूछा गया डियर? तो ये है चाइना में। ये चाइना में प्रांत है जहां पर कई सारे जो समुदाय हैं, उइगर मुस्लिम समुदाय हो गया या कई अन्य नस्लीय जो अन्य समुदाय हैं, उनके साथ बहुत ही बर्बर तरीके से भेदभाव किया जाता है। और इसका जो है उल्लेख किसने किया है? तो ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। किसने? ILO के द्वारा, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी डियर। ILO की ये भी याद रखिएगा, ILO के द्वारा बताया गया है कि चीन के सिंजियांग प्रांत में जो है नस्लीय और धार्मिक भेदभाव काफी हद तक बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसने इस देश की निंदा की है। चाइना की कैपिटल क्या है डियर? चाइना की कैपिटल हो गई आपकी बीजिंग। चाइना में ही आपका बीजिंग ओलंपिक का आयोजन भी कहां पर किया जा रहा है? चाइना में किया जा रहा है। शी जिनपिंग यहाँ के हेड हैं, याद रखिएगा, चाइना के। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका यहाँ की चाइना की शोक कही जाती थी वांगो रिवर, लेकिन अब यहाँ पर वो रिवर शोक के रूप में नहीं कही जाती, क्योंकि चाइना ने उसको डेवलप कर लिया है। दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस देश में है? तो चाइना में है। और खाद्यान्न उत्पादन में, चावल और गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन सा देश बना हुआ है डियर? तो वो है चाइना। दुनिया में सबसे ज्यादा देशों से टच करने वाला बॉर्डर कौन सा देश है डियर? तो वो भी चीन है, ये भी याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और चाइना जो है ताइवान पर अपना अधिकार जताता है। उसके अलावा भारत के अरुणाचल प्रदेश को भी इस बार उसने अपना राज्य के रूप में दिखाया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चौथी क्वाड समूह की विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर संपन्न हुई है? तो डियर चौथी जो क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक है, ये संपन्न हुई है मेलबर्न में। कहां पर? मेलबर्न मतलब ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। अगर हम क्वाड समूह की बात करें डियर, तो क्वाड समूह में सबसे पहले है आपका अमेरिका, उसके बाद है इंडिया, इंडिया के बाद है जापान, और जापान के बाद है ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश शामिल हैं इस क्वाड समूह में, याद रखिएगा। ठीक है,
4 देश शामिल हैं। इनमें से ये दो जो देश हैं, ये क्वाड समूह यानी आपके एक मालाबार युद्धाभ्यास होता है इन देशों के द्वारा, जिसका शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका के बीच हुई थी। लेकिन इसमें जापान जो है 2015 में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था याद रखिएगा, 2015 में। और ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है अभी 2020 में पहली बार। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखिएगा। और इसकी जो बैठक हुई है मेलबर्न में हुई है। और इस बार क्वाड समूह की जो बैठक है डियर, उसकी अध्यक्षता की जा रही है जापान के द्वारा। ठीक है, फूमियो किशिदा जो है जापान के जो है प्रधानमंत्री हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अभी हाल ही में उनकी नियुक्ति हुई थी फूमियो किशिदा की। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जहां पर आपका ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2021 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किसने किया है? तो निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का जो पुनर्गठन है किसके द्वारा किया गया डियर? तो वो किया गया सेबी के द्वारा। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म है, क्या होता है लिख लीजिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म होता है सेबी का, याद रखिएगा। और इसी के द्वारा जो है निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है। ठीक है, सेबी, इसकी स्थापना कब हुई थी डियर? तो याद रखिएगा 1992 में सेबी की स्थापना की थी, जब बैंकों का प्राइवेटाइजेशन शुरू किया गया था। और इसी के बाद कई सारे प्राइवेट बैंक और आपके म्यूचुअल फंड, शेयर धारक, ये सारी चीजें शुरू हुई थी भारत में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेबी 1992 स्थापना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट हमारा है भारत और अफ्रीका संबंध। नाम क्या है? भारत अफ्रीका संबंध, चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक। ये किताब का नाम याद रखिएगा। इस नाम की जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है डियर? ये लिखा गया है राजीव भाटिया के द्वारा। ठीक है, राजीव भाटिया के द्वारा इस किताब को लिखा गया है, अफ्रीका भारत संबंध चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा राजीव भाटिया। नेक्स्ट हमारा है, भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किस नाम से 5वां पोत सौंपा है? यानी गोवा शिपयार्ड के द्वारा जो 5वां पोत बनाया गया है उस पोत का नाम क्या है? वो 5वां है क्रम से, ये भी याद रखिएगा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, तो उस पोत का नाम क्या डियर? उसका नाम है सक्षम। ठीक है, सक्षम उसका नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में आपके खुखरी एक पोत है, उसको जो है रिटायर्ड किया गया था 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है एन चंद्रशेखरन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, नियुक्ति से संबंधित। ठीक है, तो टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में डियर किसे नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम को केंद्र सरकार के द्वारा कब तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है? तो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम को जो है डियर, ये आपका 2021 से लेकर के 2025-26 तक इसको विस्तारित कर दिया गया है। 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक इसको विस्तारित कर दिया गया है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम को। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम भी है, ये भी याद रखिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि 39 साल के इतिहास के बाद भारत ने किस टीम को जो है क्लीन स्वीप किया है? यानी 3-0 से क्लीन स्वीप किया है 39 साल के इतिहास में। तो वो कौन सी टीम है? वेस्ट इंडीज है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने ओडीआई में, ठीक है, ओडीआई में यानी आपका वनडे में आपका जो है सीरीज जो चल रही थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसमें वेस्ट इंडीज को क्लीन स्वीप किया है 3-0 से। रोहित शर्मा की कप्तानी में ये पहली सीरीज खेली जा रही है एक परमानेंट कैप्टन के रूप में। ठीक है, हाल ही में रोहित शर्मा को ओडीआई का और टी20 टीम का कैप्टन बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा है प्रश्नोत्तरी। अब हम बढ़ते हैं डियर अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ। 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको मिलेंगे ऑप्शन। जो आपको ऑप्शन भी देंगे यहाँ पर, आपको अपना आंसर लगाने के लिए आप अपना आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। लेकिन उसके पहले डियर एक बार सेशन को आप सभी लोगों से उम्मीद है सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके जो भी देश हैं सबको इन्वाइट कीजिएगा सेशन में। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। और डियर पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 13 फरवरी को किसकी जयंती पर मनाया जाता है?
ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है, हर वर्ष 13 फरवरी को किसकी जयंती पर? महिला दिवस और मातृ दिवस दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस जो है डियर, ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी को, किसकी जयंती पर? तो सरोजनी नायडू को, ठीक है। सरोजनी नायडू की जयंती पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इंदिरा गांधी कौन है डियर? तो इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और इन्हीं के समय में 1975 में आपातकाल लगा था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 1975 में आपातकाल इन्हीं के समय में लगाया गया था। इंदिरा गांधी ये भारत की पहली आयरन लेडी कही जाती है और भारत की पहली प्रधानमंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति भी हुई थी, ठीक है। एनी बेसेंट डियर कौन है? तो इनको जो है 1980s में जो है इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित, सॉरी, ये भारत की पहली जो है महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, याद रखिएगा, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। और 1980s में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था मदर टेरेसा को। एनी बेसेंट जो है इनको भारत की पहली महिला आपकी अध्यक्ष बनी थी, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी महिला अध्यक्ष बनाई गई थी एनी बेसेंट को, ठीक है, ये याद रखिएगा। और मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1980 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? सरोजनी नायडू विल बी द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था, सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संस्थान ने जीवा नामक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम की शुरुआत की है? नाम क्या है? जीवा, याद रखिएगा, जीवा इसका नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा आपका, ठीक है। तो कृषि से संबंधित है, कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम की शुरुआत की है, यानी एक तरह से जैविक खेती को शुरू करने की शुरुआत की है जीवा नाम से। और किसके द्वारा शुरुआत की गई है? नाबार्ड के द्वारा, सहकारी बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा या फिर सेबी के द्वारा डियर। तो नाबार्ड क्या होता है? तो ये आपका एक तरह से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। क्या होता है डियर? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी डियर, नाबार्ड की। और इसी के द्वारा जीवा नाम का ये आपका कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्पेशली ये बैंक आपका कृषि के लिए ही इसको बनाया गया था, कृषि क्षेत्र में विकास के लिए इस बैंक का निर्माण किया गया था, नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्थापना 1982 में। आरबीआई की स्थापना हमने पहले भी डिस्कस किया है 1926 के यंग कमीशन के आधार पर 1935 में, 34 के अधिनियम के आधार पर डियर 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके पहले जो गवर्नर हैं सर ऑसबर्न स्मिथ थे और इस समय कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई भारत का 2 देशों के बैंक के रूप में कार्य करने वाला एकमात्र बैंक है जिसने पाकिस्तान और भारत के बैंक के रूप में कार्य किया है आरबीआई ने, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा इस आरबीआई से संबंधित। और नेक्स्ट हमारा सेबी है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, 1992 में स्थापना हुई थी सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आंसर हमारा हो जाएगा नाबार्ड, करेक्ट यहां पर। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा के विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया गया है? कौन सी राज्य सरकार ने जो है डियर उच्च शिक्षा के लिए, उच्चतम शिक्षा के लिए जो है ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया है? तेलंगाना के द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा, दिल्ली के द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश के द्वारा? किसके द्वारा ये किया गया है डियर? तो ये किया गया, याद रखिएगा, तेलंगाना सरकार के द्वारा। ये वही राज्य है जिसका निर्माण 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर किया गया था आंध्र प्रदेश से डियर, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तेलंगाना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आंध्र प्रदेश अभी ये वो राज्य है जिसने अभी हाल ही में 13 नए जिले बनाने की घोषणा की थी और अब आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बनने के साथ ही टोटल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। वाईएस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसकी नई कैपिटल अमरावती है, कुर्नूल इसकी नई कैपिटल है, ये भी याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश के बारे में दिल्ली जो है ये आपके यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। दिल्ली के द्वारा दिल्ली को 1911 में पहली बार राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी 1911 में, घोषणा की गई थी, बनाई गई थी 1912 में। और उत्तर प्रदेश ये हमारा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश यानी उत्तम प्रदेश, ये भारत का चौथा जो है एरिया में सबसे बड़ा राज्य है।
पॉपुलेशन में नंबर 1 है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश की। टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में, 75। और इस समय यहाँ की 403 जो आपकी विधानसभा सीटें हैं उन पर चुनाव उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुके हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी हैं योगी आदित्यनाथ, याद रखिएगा, ठीक है। सारे पॉइंट इस उत्तर प्रदेश से संबंधित। इसका जो कोर्ट है वो है इलाहाबाद में, एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद, ठीक है। तो आंसर यहाँ हमारा डियर हो जाएगा तेलंगाना विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स में किसे कैप्टन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? किसे जो है कैप्टन ऑफ द ईयर घोषित किया गया डियर? तो याद रखिएगा, हमेशा एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए मजबूत कर दे। यानी आप मजबूर हो जाएं बिस्तर से उठने के लिए, आपका लक्ष्य इतना मजबूत होना चाहिए। और ये आपका जो क्वेश्चन है ESPN क्रिक इन्फो जो अवार्ड्स में किसे जो है कैप्टन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, तो ये वैसे ही पुरुष हैं, याद रखिएगा, जिनका टारगेट पे ध्यान रखता है। और ये कौन है? केन विलियमसन। ये आपके ODI वर्ल्ड कप में भी अपनी टीम को इन्होंने फाइनल तक पहुंचाया था और टेस्ट चैंपियनशिप भी इन्होंने भारत को हराकर अपनी टीम को जिताया था। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कैप्टन है और इन्हीं को जो है ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड में जो है कैप्टन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? केन विलियमसन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। न्यूजीलैंड के यहाँ कैप्टन है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ ईयर अवार्ड, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से ये जो है आपका किस जो है 5 व्हेल और शार्क की जो फोटो है किस देश में खींची गई है? यानी जो 5 व्हेल और शार्क की जो फोटो जिसको आपका अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 में दिया गया है, ये किस देश में खींची गई है? भारत में, मालदीव में, पाकिस्तान में या फिर म्यांमार में? कहां पर खींचा ये आपकी फोटो ली गई है डियर? तो ये लिया गया है मालदीव में। कैपिटल क्या है? मॉले, ठीक है। मालदीव में लिया गया है ये आपकी फोटो, जिसे इस बार अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। वो फोटो कौन सी है? तो 5 शार्क और वेल की मछलियों के फोटो इसमें लिए गए हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा मालदीव, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, कामयाबी सुबह के जैसी होती है, वो मांगने पर नहीं मिलती है बल्कि जागने पर मिलती है। तो जाग जाइए सभी लोग और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाइए, क्योंकि सोने से कुछ नहीं होता है, जो सोएगा वो खोएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय आयोग ने यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ पहला पोस्ट ब्रेक्जिट कोर्ट केस शुरू किया है? निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय आयोग ने, अंतरराष्ट्रीय आयोग कौन सा है जिसने जो है यूनाइटेड किंगडम यानी आपके ब्रिटेन के खिलाफ जो है ब्रेक्जिट कोर्ट केस किया है? ब्रेक्जिट मतलब क्या होता है, हमने डिस्कस भी किया था, यानी ब्रिटेन का आपका यूरोपियन यूनियन से जो है बाहर होना। तो ये कोर्ट केस करेगा कौन? तो यूरोपियन यूनियन ही करेगा, क्योंकि उसी में से यूनाइटेड किंगडम बाहर हुआ था, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यूरोपीय आयोग या यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो है ये आपका ब्रेक्जिट कोर्ट केस किया गया है। ब्रेक्जिट कोर्ट का मतलब डियर हमने बताया क्या होता है कि ब्रिटेन जब बाहर हुआ था आपके किससे, जो आपका यूरोपीय आयोग है उसी को कहते हैं ब्रेक्जिट के नाम से। यूरोपीय आयोग जो है उसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखिएगा बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहीं पर जो है यूरोपियन आयोग का जो है हेडक्वार्टर है। 30 देश इसके मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यूरोपीय आयोग, करेक्ट हमारा यहां पर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है किसे 10 फरवरी 2022 को देश के शीर्ष संवैधानिक निकाय के द्वारा बुर्किना फासो के, ठीक है, बुर्किना फासो के राष्ट्रपति घोषित किया गया? कौन से व्यक्ति को घोषित किया गया? बुर्किना फासो ये आपका जो है दक्षिण अफ्रीका में एक देश है। और कौन से किसको जो है यहाँ का राष्ट्रपति घोषित किया गया है? रोज मार्क क्रिश्चियन को, शांडोगो कोबरा को, निकोलस जॉनसन को या पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा को? तो याद रखिएगा डियर, ये जो आपका है पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा को जो है नियुक्त किया गया है बुर्किना फासो के राष्ट्रपति के रूप में, जो दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। आप जब दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र की तरफ देखेंगे सहारा मरुस्थल के नीचे, तो ये आपको देश वहां पर मिलेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पॉल हेनरी, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है
ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड में जो है टेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है डियर? तो अभी हमने देखा कैप्टन का जो अवार्ड है वो दिया गया है केन विलियमसन को, लेकिन टेस्ट बैट्समैन का अवार्ड है वो किसको दिया गया? महेंद्र सिंह धोनी। तो ये तो रिटायर हो चुके हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन भी हैं और सब कुछ है, मेंटर भी हैं। ठीक है, ऋषभ पंत, केएल राहुल या आर अश्विनी को। तो ये जो आपका टेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया डियर, ये दिया गया है ऋषभ पंत को। भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज है ऋषभ पंत और इन्हीं को दिया गया है टेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड। आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत, हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनको जो है मंथ ऑफ द क्रिकेटर का भी अवार्ड दिया गया था स्टार्टिंग में, जब भारत लगातार 3 जनवरी, फरवरी और मार्च लगातार 3 महीनों में भारत ने मंथ ऑफ द क्रिकेट ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था। किसने किसने? भुवनेश्वर कुमार, ऋषभ पंत और आर अश्विनी। ठीक है, केएल राहुल कौन है? तो ये आपकी जो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम बनी है उसके कैप्टन बनाए गए हैं इस बार केएल राहुल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पॉल कॉलिंगवुड किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? आज आपके खेल से कुछ इसमें क्वेश्चन ज्यादा हैं। तो पॉल कॉलिंगवुड जो है डियर, किस देश के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं? इंग्लैंड के, ब्राजील के, न्यूजीलैंड के, भारत के। तो भारत के तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि भारत के मुख्य कोच इस समय कौन है? राहुल द्रविड़। ठीक है, राहुल द्रविड़ जो हैं भारत के मुख्य कोच हैं। भारत की दीवार इस समय भारत के साथ खड़ी है, यानी कोई भी टीम अब उसको तोड़ नहीं सकती है। राहुल द्रविड़ कोच हैं, मुख्य कोच। और इसके पहले एनसीए के हेड थे जो अब बन गए हैं वीवीएस लक्ष्मण। ठीक है, तो पॉल कॉलिंगवुड जो है डियर, इनको इंग्लैंड का जो है कोच नियुक्त किया गया है, मुख्य कोच। कहां के? इंग्लैंड के। इंग्लैंड ने ही इस बार का जो आपका ओडीआई वर्ल्ड कप था वो किसने जीता था? तो इंग्लैंड ने ही जीता था, सुपर ओवर में, ये भी याद रखिएगा, न्यूजीलैंड को हरा करके। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा इंग्लैंड यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य सरकार ने नेपाल की सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? कौन सा राज्य है जिसने नेपाल की सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया डियर? बिहार में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। यहां पर हम देखेंगे ये चारों राज्य लगभग जो है नेपाल को टच करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से राजस्व गांव किसने घोषित किया है? तो वो गांव है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अपने 4 गांवों को जो है राजस्व गांव के रूप में नामित किया है, जो नेपाल के बॉर्डर को टच करते हैं। ठीक है, जब नेपाल के बॉर्डर को वो टच करते हैं, याद रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे डियर हमारे आज के सेशन के, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे दोस्त आज हमारे सेशन में जुड़े हुए थे, उनसे उम्मीद है कि एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से डियर अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट। Be happy always. Keep it up.